ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सीबीआई के सामने क्या चुनौतियां हैं? आखिरकार 3D मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सीबीआई के पास सबूत कम है? क्या सबूत नष्ट हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो सीबीआई कैसे इस केस को वर्कआउट करेगी? क्या क्या चुनौतियां इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के सामने हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह सर। सर, सीबीआई इस वक्त पहुंची है बंगाल में और लगातार जांच कर रही है इस पूरे केस को, क्योंकि आप डायरेक्टर रह चुके हैं सर, आप भी इसे बारीकी से समझ रहे हैं। इस पूरे केस के अंदर आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है? तो मैं पहली बात तो बतला दूं कि मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप ही के मीडिया से मिल रही है, इसलिए मेरे को कोई इनसाइड नॉलेज नहीं है। उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम्स बता सकता हूं। एक तो है कि सीबीआई जब कन्वेंशनल क्राइम करती है, केसेस जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इनमें हम लोग को क्राइम सीन इमीडिएटली मिलता नहीं है। हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स नहीं है ना। लोकल पुलिस आती है, फिर 2-3 दिन, हफ्ते, mहीने के बाद कोर्ट का ऑर्डर होता है कि साहब ये सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, तो तब सीबीआई आती है। तो इसलिए क्राइम सीन हम लोगों को एक प्योर क्राइम सीन नहीं मिलता है। तो ये ऑलवेज सीबीआई, ये इस केस में नहीं, सारी जो आप केसेस आप पहले से भी देखेंगे, रूसी का मैटर देखेंगे और केसेस देखेंगे, तो ये ऑलवेज सीबीआई के लिए एक बड़ी समस्या रही है कि हम क्राइम सीन पहले पहुंचते नहीं है। इसलिए हम जब तक सीबीआई आती है तब तक वो क्राइम सीन टैंपर हुआ रहता है। अब इस केस में क्योंकि ये कलकत्ता में इंसिडेंट है, वहाँ की पुलिस है, पुलिस कमिश्नरेट है, उनकी भी फोरेंसिक टीम्स होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने क्राइम सीन को अच्छी तरह से प्रिजर्व करा होगा, अच्छी तरह से उसको स्टडी करा होगा। उसमें जो भी एविडेंसेस हैं उन्होंने अपनी फोरेंसिक टीम से लिए होंगे, जो वो बाद में सीबीआई को दे देंगे। पर ये मेरा प्रिजम्पशन है, अब ये पता नहीं कि ये एक्चुअली उन्होंने करा है कि नहीं करा है। तो ये सीबीआई के लिए एक चुनौती जरूर रहती है। और इसमें क्राइम सीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अक्यूज को भी ले लें, वो कन्फेस भी मान लो कर देता है, पर आपको corroboratory एविडेंस की जरूरत होती है। अब क्राइम सीन में क्या है कि आपको फुटप्रिंट्स मिल सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं, उसकी बॉडी, जहां विक्टिम की बॉडी है उसमें कुछ मार्क्स होंगे, जहां जैसे नेल्स के नीचे ना वो स्क्रैच करते हैं तो फिर उसका स्किन नीचे यहाँ आ जाता है। फाइबर्स होते हैं, उसके कपड़ों के फाइबर्स मिल जाएंगे। तो क्राइम सीन से पता चल जाता है कि एक ही आदमी था कि मल्टीपल लोग भी वहां थे। तो इसलिए क्राइम सीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और पोस्टमार्टम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टमार्टम से भी पता चलता है कि उसमें बॉडी फ्लूइड्स किस किस के हैं और ब्लड किस किस का उसके बॉडी पर है। तो ये सब चीजें अब पता नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर आता है कि इसको वीडियोग्राफ किया जाता है। जब पोस्टमार्टम भी किया जाता है तो उसका वीडियोग्राफी की जाती है। अब एक बार वो वीडियोग्राफी हो जाए तो फिर ये सीबीआई नॉर्मली इसको एक टीम ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजेगी, क्योंकि उस टाइम तो जो लोकल डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये पोस्टमार्टम किया होगा। अब क्योंकि यदि वीडियोग्राफ्ट है या पीएम रिपोर्ट है, उसको स्टडी किया जाएगा, फोरेंसिक एक्सपर्ट स्टडी करके फिर वो सीबीआई को बतलाएंगे कि इसमें मल्टीपल लोग थे, एक था, रेप हुआ है तो कितने लोगों ने करा है या अकेले करा है। तो ये सब बातें एक्सपर्ट्स, तो इसमें टाइम लगता है। और दूसरी है कि जो भी फोरेंसिक, जो भी मटेरियल कलेक्ट हुआ है, डीएनए कलेक्ट हुआ है, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं, उसके बाल हो सकते हैं कलेक्ट हुए हैं, तो ये सब चीज़ें फोरेंसिक लेबोरेटरी को भेजा गया होगा, और उसमें भी टाइम लगता है, 15-20 दिन, 1 महीना में वो लोग रिपोर्ट देते हैं। डीएनए आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डीएनए से आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन वहाँ था, क्योंकि 99.9% डीएनए मैच हो गया तो आपको मतलब है कि ये अक्यूज है। तो आपको उससे पता चला है कि एक ही अक्यूज है कि मल्टीपल अक्यूज है। जहाँ तक अभी तक जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ तो सीसीटीवी भी है वहाँ, तो उससे पता चलता है कि एक ही आदमी गया था और वही आदमी बाहर निकला है। अच्छा, उसकी साइको एनालिसिस टेस्ट की गई है। साइको एनालिसिस टेस्ट होती है कि आप उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, एक एक्सपर्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट, वो फिर आपको बतलाता है कि इसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या था।
तो जहाँ तक अभी जो न्यूज़ में आ रहा है तो ये कोई बड़ा साइकोटिक टाइप का आदमी था, मतलब पागल टाइप का था जिसने इतना ब्रूटल क्राइम किया है। अब इसके साथ कोई था या नहीं था तो अभी तक तो ऐसा कुछ आ रहा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई और अरेस्ट तो सीबीआई ने करे नहीं है। पॉलीग्राफिक टेस्ट का इम्पोर्टेंस है, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है कि आप झूठ। पॉलीग्राफी पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उससे पहले जिस तरीके से संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, अब पॉलीग्राफी की तैयारी हो रही है, लेकिन सर कलकत्ता पुलिस तक बात पहुंचने में भी समय लगा, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं जो वहां का पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय वो पहले अस्पताल आते हैं, अस्पताल आने के बाद अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करते हैं और अस्पताल की तरफ से एफआईआर नहीं कराई जाती। माँ बाप को ये तक बता दिया जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और जो रेनोवेशन हुआ है, जो सेमिनार हॉल है उसके पास रेनोवेशन करवाया जाता है, वहां पर मल्टीपल फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो ऐसे में क्राइम सीन को प्रिजर्व बहुत सही तरीके से नहीं रखा गया, इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं। तो वो एक कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी जांच एजेंसी के लिए, इतने सारे फुटप्रिंट्स मिलना और क्राइम सीन को ढंग से प्रिजर्व ना करना। नहीं, क्राइम सीन प्रिजर्वेशन तो कलकत्ता पुलिस को पहले ही कर देना चाहिए था। अब नहीं, और जो भी वहाँ मटेरियल था उनके फोरेंसिक टीम को कलेक्ट कर लेना। अब उन्होंने नहीं करा है तो डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई, उसके लिए ये बहुत ही लॉस है, मतलब उसको डिफिकल्टी होगी, इससे उसका केस ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकता था। तो डेफिनेटली ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। दूसरा कि एफआईआर नॉर्मली इमीडिएटली किया जाता है, मतलब आपको एक बॉडी मिलती है, ये जो बोलते हैं अननेचुरल डेथ केस पहले हमने रजिस्टर करा। अननेचुरल डेथ होता है जब सुसाइड होती है या ड्राउनिंग होती है, कॉज ऑफ डेथ आपको श्योर नहीं है, पर यहाँ तो उसके इतनी बॉडीली इंजरीज हैं वो अपने तो कर नहीं सकती थी, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ मर्डर केस। ये केस इमीडिएटली रजिस्टर होना चाहिए था, फिर डॉक्टर करता या पुलिस वाले जब आए इमीडिएटली उनको करना चाहिए था। तो अब ये डॉक्टर क्यों नहीं, ये प्रिंसिपल ने ये बात इनिशियली, ये तो टाइम, इसमें तो कोई टाइम लगने की बात नहीं थी, क्योंकि ये 4 बजे की इंसिडेंट है, इनको 9 बजे पता चल गया, इमीडिएटली पुलिस आ जाती, पुलिस भी रजिस्टर कर सकती थी या प्रिंसिपल कंप्लेंट या कोई भी कंप्लेंट कर सकता था। तो इसलिए इसमें इसीलिए प्रिंसिपल की इतनी इंटेरोगेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ हो रही है कि 4 दिन से उसको बुलाया जा रहा है। अब उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया जा रहा है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है और क्यों उसने डिले करी है, और कॉल रिकॉर्ड्स भी उसके चेक होंगे कि इसने किस किस से बात करी उस समय इमीडिएटली, कि और किसने इसको क्या एडवाइस दिया कि क्यों ये डिले हुआ है इसमें। बिकॉज ये जहाँ तक अभी तक है इसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं लग रही है, ये सिंपल मर्डर केस है कि कोई साइकोपैथ ने जाके इस लड़की को मर्डर और रेप किया है। तो अब इसके पीछे और कोई बात, अच्छा एक हॉस्पिटल में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अब हो सकता है कि वो प्रिंसिपल डर रहा था कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो और बहुत सारी और बातें निकल जाएं, तो इसलिए वो दबाने के कोशिश में था। सर जिस तरीके से प्रिजर्व रखा गया या नहीं रखा गया, कोलकाता पुलिस से तमाम एविडेंस और जो डीएनए सैंपल्स हैं, ये सारी चीजें कोलकाता पुलिस की ही इस्तेमाल कर रही है सीबीआई। बॉडी अब नहीं है, बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया, अंतिम संस्कार हो गया, तो दोबारा सैंपल भी आप नहीं ले सकते, आपके पास वही चीजें हैं जो आपने कलेक्ट की हैं कोलकाता पुलिस से। तो ऐसे में कितनी लिमिटेशंस रह जाती हैं कि आपके पास ना बॉडी है, ना पोस्टमार्टम आप दोबारा करा सकते, ना सैंपल ले सकते, आपको उन्हीं चीज़ों को अपनी जांच में आगे बढ़ाना है जो कलकत्ता पुलिस की है। अब मैंने जैसे बोला ना कि पीएम का वीडियोग्राफी क्या हुआ होगा तो ठीक है, फिर उसकी जो टीम एक्सपर्ट की है वो देख सकती है ना, उसको फिर से रिव्यू कर सकती है कि पीएम में क्या हो रहा था। जहाँ तक ये कलेक्शन ऑफ डीएनए ये सब है, तो ये आप सही बोल रहे हैं कि ये कलकत्ता पुलिस ने जो भी करा है वो सीबीआई उसको फॉलो अप करेगी। वो तो मैंने आपको बतला ही दिया कि ऐसे क्राइम में सीबीआई को ये बहुत बड़ा धक्का मिलता है कि वो इमीडिएटली क्राइम सीन पर पहुंचती नहीं, और ये इस केस में नहीं, हर केस में यही होता है, क्योंकि इमीडिएटली तो सीबीआई को कोई मर्डर नहीं देता है ना, मर्डर या रेप केस, ये बाद में पहले लोकल पुलिस करती है, उसके बाद सीबीआई के पास आती है। सर हमने देखा, आप भी जब डायरेक्टर थे, हमने कई केसेस में ऐसा देखा कि जब सीबीआई कोर्ट के आदेश पर या कभी भी क्राइम सीन को टेक ओवर करती है तो वहाँ पे हमने देखा बहुत अलग अलग तरह की मशीन्स का इस्तेमाल सीबीआई करती है। 3D मैपिंग हमने देखा कि उस स्पॉट की, सेमिनार हॉल की 3D मैपिंग सीबीआई कर रही थी।
क्या होती है 3D मैपिंग, किस तरीके से और ज्यादा एविडेंस उससे कलेक्ट कर पाते हैं, इसका मतलब क्या है सर? 3D मैपिंग तो सिर्फ वो आप क्राइम सीन का पूरा वो कर रहे हैं, मतलब एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसको आप रिक्रिएट कर रहे हैं, क्राइम सीन को आप बेसिकली रिक्रिएट कर रहे हैं और फिर वो अक्यूज को लाते हैं, उसको दिखाते हैं कि कैसे, और वो रिट्रेस करता है कि उसके स्टेप्स। तो बेसिकली यू आर रिक्रिएटिंग द क्राइम सीन, सो दैट इज 3D मैपिंग। अच्छा, पॉलीग्राफ टेस्ट है, इसमें आप पता लगा रहे हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो जहां जहां वो सच बोल रहा है तो वो एक्चुअली एक तो आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए करने के लिए, दूसरा ही हैज टू वॉलंटरली अग्री। वो नहीं अग्री करेगा तो आप नहीं कर सकते। तो ही अपेरेंटली इस केस में उसने अग्री करा है और उसका तो अब क्या है कि जहां ये एक एड टू इन्वेस्टिगेशन हो जाता है कि जहां वो सच बोल रहा है और मान लो उसने बोल दिया कि साहब मैंने इस वेपन से मर्डर करा है और मैंने यहाँ वेपन को हाइड करा है या क्या करा है या छिपाया है और आपने जाके रिकवर कर दिया, तो फिर वो आपके लिए एक हेल्प हो गया ना इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए और एक आपको ये भी पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हालांकि ये 100% नहीं है, बट इट इज एन एड, मतलब आपको मदद करने के लिए है। ये 100% नहीं है कि नहीं जो भी वो बोल रहा है वो आप सच या झूठ आप पक्का बोल ले सकते हैं, बट वो आपका अदर एविडेंस से करॉबरेट कर रहा है तो फिर वो बात अच्छी आ जाती है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में कोई वैल्यू नहीं है, पर आपके इन्वेस्टिगेशन में इसका वैल्यू है। सर पॉलीग्राफी जैसा आप बता रहे हैं कोर्ट में वैल्यू नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में जब किसी भी एक्यूज्ड अपना कंसेंट दे देता है कि वो तैयार है, तो ये टेस्ट होता कैसे है? किस तरीके से इस टेस्ट को डॉक्टर्स करते हैं? साइकोलॉजिस्ट करता है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, और वो बैठता है, उसके पास एक मशीन होती है, वो ये लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं सिरिंज नहीं, वो वायर्स लगा देते हैं बॉडी पर, और उससे फिर आपको पता चलता है, वो देख रहे होते हैं, उसमें एक आपके ग्राफ आता रहता है। तो जहां वो स्ट्रेस में आता है या नर्वस हो जाता है तो वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। वो नॉर्मली बोल रहा है तो फिर ऐसे लाइन सीधी आएगी। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कहाँ झूठ बोल रहा है और कहाँ सच बोल रहा है। जहाँ और वो क्वेश्चंस आप ट्रिक क्वेश्चंस करते हैं, पहले आप उसको सही सही चीजें पूछते रहेंगे, फिर आप सडनली एक ट्रिक क्वेश्चन डाल देंगे। अब वो उसमें थोड़ा सा घबराया नहीं घबराया या ठीक से उसने बतला दिया, तो ये फोरेंसिक जो साइकोलॉजिस्ट है ये उसका काम है, वो कर देते हैं। वो एक्सपर्ट्स होते हैं और वो फिर आपको बतला सकते हैं। ये पुलिस वाले नहीं करते हैं, वो ये फोरेंसिक वाले करते हैं। फिर वो आपको बतला देते हैं ये कितना सही बतला रहा है और कितने झूठ बोल रहा है, और कौन से क्वेश्चन में ये सच बोल रहा है और कौन से क्वेश्चन में ये इवेसिव है। क्योंकि जहां वो इवेसिव है वो आप भी नॉर्मल जो बिल्कुल हार्डन क्रिमिनल नहीं है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। जैसा आपसे पूछे कि आपने मर्डर करा और आपने एक्चुअली मर्डर करा है तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे क्वेश्चन से। तो इसलिए वो आपको मदद कर देता है कि कहाँ ये सच बोल रहा है और कहाँ ये झूठ बोल रहा है। बॉडी के पैरामीटर्स ऊपर नीचे जब होते हैं, जब आदमी कोई घबराता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये ग्राफ में आ जाती हैं और फिर वो उसको एनालाइज करता है, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट, और फिर वो आपको बतलाता है कि ये कहाँ सही बोल रहा है और कहीं झूठ बोल रहा है। नार्को टेस्ट क्या होता है सर? क्योंकि हमने कुछ केसेस में देखा, चाहे वो मुंबई हमले वाला कसाब का केस हो या आरुषि में जो नौकर थे, और अब आफताब वाला जो केस हुआ था अभी। सो नार्को टेस्ट जो है इसको बोलते हैं ट्रूथ सीरम। ये एक इंजेक्शन देते हैं और उससे फिर आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप जनरली आप सही चीजें बोल देते हैं, क्योंकि आप गार्डेड नहीं होते हैं। वो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है आपके माइंड को। तो आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आप जवाब देते हैं। पर हमारा एक्सपीरियंस आरुषि में इसका अच्छा नहीं था, क्योंकि जो उसके बाद जो डॉक्टर, अच्छा अगेन इसमें पुलिस वाले नहीं करते हैं, डॉक्टर करते हैं, और वो फिर आपको बतलाते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं बट डॉक्टर्स हैं, वो फिर आपको बतलाते हैं कि इसकी एनालिसिस में क्या पाया गया। तो उस टाइम वो सर्वेंट्स को ले गए थे आरुषि में, मुझे याद है कि बैंगलोर ले गए, वहाँ उसको कराया गया और उसका कोई सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं था। और बाद में वो डॉक्टर को भी फिर वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि उसको बोला गया कि ये तो मैनिपुलेट करती है। जो लेडी डॉक्टर जो कर रही थी वो थी, उस पर लेटर ऑन एलिगेशन आए कि इसको मैनिपुलेट वो कर रही है। इसलिए अब फिर उसके बाद फिर नार्को में भी वही है, आपको कंसेंट लेना है
और कोर्ट से आपको ऑर्डर लेना है। तो नार्को का उस टाइम में हम लोग को कोई खास एडवांटेज हम लोग को दिखा नहीं, और उसके बाद हम लोगों ने नार्को करा भी नहीं। बाद में हो सकता है, बट नार्को बेसिकली इज ट्रूथ सीरम, कि आप उसको इंजेक्शन दीजिए तो वो सही चीज आपको उसको, और ये आज की चीज नहीं है, ये मैं समझता हूँ 100 साल पुराना एक ड्रग है जो इस्तेमाल किया जाता है। आरुषि केस में सर आप उस वक्त सीबीआई में ही थे? मैं था, पर मैं बाद में आया, मतलब उस टाइम में नहीं था, बट मैं एंड में था, मैं उस केस में। सर वो केस भी इसी तरीके से था कि नोएडा पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और आरुषि के माता पिता को उन्होंने आरोपी बताया, फिर सीबीआई आई सामने, लेकिन उसमें भी क्राइम सीन तुरंत हाथ नहीं लगा था। आपने देखा कि छत पर उसमें तो बिल्कुल ही क्राइम सीन को बर्बाद कर दिया। वहां तो 1000 लोग उस घर में घूम रहे थे, और सीबीआई शायद 10 दिन 2 हफ्ते के बाद आई थी इन्वेस्टिगेट। तो क्राइम सीन एक्चुअली उस केस में क्राइम सीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें तो कम से कम आपके पास अक्यूज्ड, एक मेन अक्यूज्ड है, उसमें कोई नहीं था। उसमें तो हमको पता भी नहीं था कि कौन किसने कराया नहीं कराया। शक था जरूर पेरेंट्स पर इसके अलावे कोई सर्कमस्टांस, सर्वेंट्स थे। तो कुछ वो यदि क्राइम सीन उस टाइम प्रिजर्व हो जाता तो बहुत उसमें फर्क पड़ जाए, क्योंकि आपको पता चल जाता कि कौन कौन उस समय थे वहां उस कमरे में। तो वो एक बहुत बड़ा लैकुना था आरुषि केस में। सर अगर हम इस केस की बात करें, अभी जो डॉक्टर वाला केस चल रहा है उसमें एक मुख्य आरोपी तो है जो एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि अब क्राइम सीन में डीएनए में क्या क्या चीजें सामने आएंगी उनका इंतजार करना होगा। अभी आपको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक आरोपी इस तरीके की हरकत कर सकता है, एक या और भी इसके अंदर लोग शामिल हो सकते हैं? अब ये मुश्किल है कहना, ये आपको सीबीआई बता सकती है या कलकत्ता पुलिस बता सकती है, जिन्होंने इंटेरोगेट करा है उसको, कि कितना सही है गलत। ये इनिशियली तो लग रहा था कि ये पोस्टमार्टम इतनी ब्रूटल इंजरी है। अब तो कलकत्ता पुलिस बोल रही है कि वो इंजरीज भी ये गलत बता रहे हैं, कि उनके पैर टूटे हुए थे और ये सब, ये बोल रहे हैं सब गलत था, इतना सीमन था बॉडी में, ये सब झूठ। तो इसलिए हम लोगों को पता नहीं है कि सच क्या है। बट अभी तक जो है, क्योंकि सीसीटीवी बोल रहा है कि एक ही आदमी एंटर किया और एक आदमी निकला, तो सीसीटीवी तो झूठ नहीं बोलेगा ना। और ये आदमी, अब पता नहीं इसका स्टेटमेंट क्या है, ये हम लोग को तो पता नहीं है कि इसने क्या बोला है। जो 4 ट्रेनी डॉक्टर्स थे साथ में जिन्होंने आखिरी वक्त में डिनर किया था, क्या लगता है सर उनके भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जा रहे हैं? मतलब उनसे भी कुछ ना कुछ असंतुष्टि है, इसीलिए उनको भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है? पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है कि वो एक्चुअली जानना चाह रहे हैं कि रात को ये कितने बजे तक थे, कौन था, क्या था। तो वो ठीक है, वो एलिमिनेट कर रहे हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट कर रहे हैं कि इन लोगों का कोई रोल नहीं था इसमें। और प्रिंसिपल का तो जरूरी है करना, क्योंकि वो इवेसिव है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। क्यों डिले किया, क्या बात थी, किससे इन्होंने बात करी है इंसिडेंट के बाद, तो इसलिए उसका पॉलीग्राफ किया जा रहा है। संदीप घोष जो प्रिंसिपल है, पूर्व प्रिंसिपल, उसका जो कंडक्ट है कि फैमिली को झूठ बोलना, एफआईआर ना कराना, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, उनके ऊपर क्या बनता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस या और क्या क्या चीजों में वो शामिल हो सकते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि यदि क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर दिया डिलिबरेटली, क्योंकि अभी तक जो कोर्ट में जो बात हुई कल सुप्रीम कोर्ट में, तो कलकत्ता पुलिस की तरफ से हुआ कि कोई डिले नहीं हुआ और गलती नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा हम नहीं जानते, पर इनिशियली लग रहा है कि जरूर उन्होंने ठीक से इसको हैंडल नहीं किया है। इसको इमीडिएटली एफआईआर करना चाहिए था, कंप्लेंट कर देते, वो नहीं करते तो कोई तो हॉस्पिटल में कर ही देता ना, जो वहां प्रेजेंट था। तो एक तो होता है कि उस समय आप प्रेशर में भी आ जाते हैं, क्योंकि एक आपका स्टूडेंट का मर्डर हुआ है, तो आप घबरा भी जा सकते हैं। तो ये सब ये पॉलीग्राफी टेस्ट में जो उसको 4-5 दिन से डर गए, उसमें ये बातें सब निकली होंगी जरूर, पर हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वी डू नॉट नो कि इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट है। सर आपने हमें बताया पॉलीग्राफी कैसे होता है, नार्को कैसे होता है और 3D मैपिंग क्या होती है। एक आखिरी सवाल मैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर जानना चाहूंगा। अब आरोपियों का मान लीजिए पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाता है, उनकी रिपोर्ट आ जाती है और एक ही आरोपी अगर लगता है, तो आगे फर्दर फिर सीबीआई क्या करेगी इस केस में? क्योंकि करीब 8-9 दिन हो गए सीबीआई को जांच करते हुए। पॉलीग्राफी के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें?
अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और आगे किस तरीके से? एक तो आप जो सभी टीवी चैनल की 8-9 दिन की आप बात कर रहे हैं ना, तो 14 को ये केस ऑर्डर हुआ, 13 को शायद ऑर्डर हुआ कि ये सीबीआई को दिया। सीबीआई को भी टाइम लगता है ना, ये तो आप लोकल पुलिस से तो कर नहीं सकते हैं कि कलकत्ता में जो टीम है हमारी, जो सीबीआई की ऑफिसर्स हैं, वो उसमें से आधे कलकत्ता पुलिस के भी होते हैं। इसलिए इसको नॉर्मली आप सेंट्रल यूनिट से करते हैं, दिल्ली से करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन, और शायद ये वैसे ही हुआ है, इसमें भी कोई दिल्ली से तो उनको टाइम लगता है ना, आप उनको लाएंगे, वो फिर एक टीम बनाएंगे, फिर उसके बाद वो सारा मटेरियल कलकत्ता पुलिस से कलेक्ट करेंगे, तो इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। उस बीच में इंडिपेंडेंस डे भी था, तो इसलिए ये तो, और सीबीआई कोई लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। ये नहीं है कि आपको जल्दीबाजी में हर चीज करना है, ये इन्वेस्टिगेशन है, इसमें टाइम लगता है। अब आप जैसे बोल रहे हैं, मान लो इन्होंने इंटेरोगेशन कंप्लीट कर दिया है, अभी तक किसी को और को अरेस्ट नहीं करा है, इसका मतलब है, और ना रेड्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये अभी तक सीबीआई इसी पर चल रही है कि ये मेन अक्यूज जो है यही इसी ने क्राइम किया है। और ना अब इनको वेट करना है कि सारे फोरेंसिक मटेरियल जो फोरेंसिक लैब्स में गया है उसके रिजल्ट्स, तो उसके रिजल्ट्स आपको 15 दिन में भी मिल सकते हैं, 1 महीना में भी मिल सकते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए ये आप सोचें कि इमीडिएटली हो जाता है, नहीं तो मैं मेरा अंदाज है कि ये 6 महीने तो लगेंगे, 3 महीने और 6 महीने के बीच में ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, क्योंकि इसको थॉरली करना है। आप सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, तो आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। सीबीआई जब जाती है तो वो पूरा अपना टीम के साथ जाएगी, सोच समझ के इसको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर। अच्छा, सीबीआई ये भी देखेगी कि कलकत्ता पुलिस ने यदि कोई लापरवाही की है तो क्या की है, डॉक्टर का क्या रोल है। अच्छा, मान लो कोई और भी बातें निकल जाएं तो वो भी सीबीआई देखेगी। हॉस्पिटल में और कुछ चल रहा था, 2 सेपरेट चीजें हो सकती है ना। एक तो हो सकता है हॉस्पिटल में बहुत सारे घपले हो रहे थे, जो अभी शायद बंगाल पुलिस को एक एसआईटी फॉर्म किया है, तो वो भी एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। अब ये मान लो मिक्स हो, कहीं बीच में कहीं मिक्स है, तब तो वो सीबीआई उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगी। यदि बिल्कुल सेपरेट हैं, ये रेप और मर्डर और वो जो भी घपले अस्पताल में हो रहे हैं वो अलग हैं, तब तो ठीक है, वो कलकत्ता पुलिस करे और ये सीबीआई करे। पर यदि कहीं प्रिंसिपल के थ्रू कहीं ये कनेक्ट हो जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये इन्वेस्टिगेशन और बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत टेक्निकली तरीके से हमें समझाया कि सीबीआई के सामने मुश्किलें क्या आती हैं, और खास तौर पर क्योंकि कोई भी केस सीधा सीबीआई के पास नहीं जाता, स्टेट पुलिस से कोर्ट का ऑर्डर या कोई संदिग्ध मामला होता है तब सीबीआई के पास आता है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्राइम सीन जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका होता है, और इसी वजह से 3D मैपिंग, आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, वो तमाम माध्यम जिनसे इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो सके उसे सीबीआई करती है। और इस केस में भी सीबीआई इसी तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।